नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब चुनाव सिर्फ वोटों का खेल ना रहकर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का हथियार बन जाए, तो समझ लीजिए मामला लोकतंत्र से आगे निकल चुका है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले दक्षिण एशिया के शतरंज बोर्ड पर एक नई चाल चली जा चुकी है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार, इन चारों देशों को जोड़कर जो रणनीतिक प्रयोग शुरू हुआ है, विश्लेषक उसे एक नया नाम दे रहे हैं। और वो नया नाम है फोर नेशन कार्ड। यह कोई साधारण कूटनीतिक मंच नहीं, बल्कि भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने की एक सोची समझी भू राजनीतिक रणनीति है। और इसका संदेश भी साफ है: चुनाव से पहले दबाव, क्षेत्रीय गठजोड़ पर का प्रदर्शन और हिंद प्रशांत महासागर के शक्ति संतुलन की नई रेखा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश किसे चुनेगा, बल्कि यह है कि दक्षिण एशिया की दिशा कौन तय करेगा। और यह कहानी चुनाव की नहीं, बल्कि उभरते पावर ब्लॉक्स की है। और आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन देख लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। उसके बाद आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है: फोर नेशन कार्ड, नई चाल बिफोर इलेक्शन, इंडिया कंसर्न। भारत की भी चिंता है भाई। और चार देश आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं: पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। ये फोर नेशन कार्ड क्या है, ये इसका मूल विचार कहां से आया, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे फोर नेशन कार्ड कोई पारंपरिक सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संकेत देने की एक रणनीति है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन को दिशा देना है। चार देशों का नया जो ये क्षेत्रीय फोरम है, यह पहले लचीले क्षेत्रीय मंच के रूप में देखा जा रहा है, जहां औपचारिक संधियों से ज्यादा रणनीतिक समझ और समन्वय पर जो है वो जोर दिया जाएगा। यह संभावित फोरम जो है, इसकी नींव अगर हम बात करें तो तीन स्तंभों पर आधारित है। पहला आर्थिक संवाद, दूसरा राजनीतिक संवाद और तीसरा रणनीतिक समन्वय। राजनीतिक संवाद यानी कि पॉलिटिकल डायलॉग की अगर हम बात करें तो साझा क्षेत्रीय मुद्दे पर जो है सभी समान रुख रखेंगे। आर्थिक सहयोग की बात करें तो कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और साथ में ट्रेड कॉरिडोर यानी कि व्यापार गलियारे की बात होगी। और रणनीतिक समन्वय यानी कि स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो बिना गठबंधन बने सामूहिक संदेश देना। यानी कि ये कोई अलायंस नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है जिसके ऊपर हमें बात करना। साथियों, ये कोई सन गठबंधन नहीं, बल्कि ये पावर सिग्नलिंग है। यह व्यवस्था नाटो या क्वाड जैसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो कहता है कि हम साथ सोच रहे हैं, साथ खड़े हो सकते हैं। और यही वजह है कि इसे लो कॉस्ट लेकिन हाई इंपैक्ट रणनीति माना जा रहा है। सर, जब पाकिस्तान अगर यहां है तो पाकिस्तान का जो संदेश है वो यही है कि क्षेत्रीय कूटनीति में पुनः प्रासंगिकता अपनी बनाना चाहता है और रणनीतिक स्पेस जो है वो तलाश रहा है। चीन की अगर हम बात करें साथियों, तो चाइना यहां हिंद प्रशांत महासागर में प्रभाव विस्तार और भारत केंद्रित संतुलन करना चाहता है। बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश चुनावी दौर में भू राजनीतिक दबाव और विकल्पों का संकेत देना चाहता है। और म्यांमार के बारे में बात करें तो सामरिक स्थिति और वैकल्पिक क्षेत्रीय जुड़ाव की बात करता है। लेकिन चुनाव से पहले अगर इस प्रकार की बैठकें होने लगे तो क्यों इस प्रकार से बैठक हो रही है, ये हमें समझना होगा। इस स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, क्योंकि आज मैं 11 जनवरी को आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और 12 जनवरी यानी कि कल बांग्लादेश में चुनाव है। सचिव, पाकिस्तान की कोशिश है कि बांग्लादेश के चुनाव के ठीक पहले फोर नेशन कार्ड की पहली औपचारिक बैठक जो है वो हो जाए। इसके पीछे तीन साफ रणनीतिक उद्देश्य जो है वो माने जा रहे हैं। पहला, नई सरकार प्री सेट दबाव में रहे, यानी कि अगर चुनाव से पहले मंच सक्रिय हो जाता है तो आने वाली सरकार के सामने पहले से बनी कूटनीतिक अपेक्षाएं खड़ी हो जाएंगी, यानी नई सरकार की विदेश नीति की जो गुंजाइश है वो काफी सीमित हो जाएगी। दूसरा, हमने बात किया क्षेत्र को पावर सिग्नलिंग देने का, यानी कि इस बैठक का मतलब सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि नया पावर ब्लॉक अब विचार नहीं, प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। और यह संकेत भारत और अन्य क्षेत्र खिलाड़ियों दोनों के लिए जो है वो मायने रखता है। साथियों, पाकिस्तान कुछ ज्यादा इसमें सक्रिय है। पाकिस्तान
तत्कालिक कूटनीतिक बढ़त भी ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि बदलते क्षेत्रीय परिदेश में वह फिर से एजेंडा सेक्टर की भूमिका में दिखे। और ढाका की सावधानी पूर्वक जो लाइन है वो यही है कि बांग्लादेश इस जल्दीबाजी पर स्पष्ट ब्रेक जो है वो लगाना चाहता है। साथियों, अंतरिम सरकार का रुख जो है वो काफी साफ है कि वो किसी भी उच्च स्तरीय या रणनीतिक बैठक पर फैसला नई निर्वाचित सरकार बनने के बाद ही करेगा। विदेश मामलों के जो सलाहकार हैं, उन्होंने, जिनका नाम है मोहम्मद तौहीद हुसैन, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने सीधे कहा है कि ढाका चुनावी संवेदनशीलता को समझता है और वो किसी भी क्षेत्रीय ब्लॉक में बिना जनादेश के बंधना नहीं चाहता है। और जल्दीबाजी में उठाया गया कदम भविष्य की रणनीतिक बोझ जो है वो बांग्लादेश के लिए बन सकता है। साथियों, जहां पाकिस्तान टाइमिंग को हथियार बनाना चाहता है, वहीं बांग्लादेश स्थिरता और वैधता को प्राथमिकता दे रहा है। और यही संतुलन तय करेगा कि फोर नेशन कार्ड वाकई आकार लेता है या सिर्फ एक राजनीतिक संकेत बनकर रह जाता है। साथियों, फोर नेशन कार्ड दरअसल एक असफल प्रयोग का अपग्रेडेड वर्जन है। एक पुरानी योजना जब फेल हो चुकी थी, इसके पहले चाइना ने इसे त्रिपक्षीय फोरम बनाने की कोशिश की थी। चाइना का एक ढांचा था, एक प्रयोग था, जिसमें कि अगर हम म्यांमार को छोड़ दें तो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो है इसमें जोड़ना था। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ऐसी योजना बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो योजना कागज से आगे नहीं बढ़ पाई। और इसके फेल होने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि बांग्लादेश इसको लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। बांग्लादेश ने इस फोरम को लेकर ना तो कभी खुला समर्थन किया और ना ही कोई सक्रिय पहल दिखाई, और ढाका ने इसे रणनीतिक रूप से गैर जरूरी मान लिया। तीनों देश की अगर हम बात करें तो इसको लेकर ढाका का आकलन एकदम स्पष्ट था कि सिर्फ 3 देशों का फोरम क्षेत्रीय संतुलन नहीं बना सकता है, विशेषकर तब जब एक देश महाशक्ति हो, दूसरा उसके ऊपर निर्भर है। यानी कि चीन एक महाशक्ति है और पाकिस्तान उसके ऊपर निर्भर है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक फोरम बन गया। और बांग्लादेश ने कहा कि भैया, हम तो अभी भी चुनावी संवेदनशीलता से चल रहे हैं, इससे बांग्लादेश की रणनीतिक स्वायत्ता जो है वो कम हो सकती थी और चीन के ऊपर अत्यधिक निर्भरता की आशंका जो है बढ़ सकती है। इस त्रिपक्षीय ढांचे में चीन का वजन जितना अत्यधिक होगा, वो उतना ही आर्थिक निवेश, कूटनीतिक दिशा, रणनीतिक एजेंडा में जो है वो आगे बढ़ेगा। और बांग्लादेश बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह किसी भी प्रकार से एक ध्रुवीय प्रभाव में फंसे। तो फिर एक नया गेम खेला गया और उस नए गेम में क्या किया गया, उस नए गेम में एंट्री कराई गई किसकी? म्यांमार की। और यहीं से पाकिस्तान ने खेल को बदला और समाधान पेश किया। यानी कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर जो बातें होने लगी, जो समाधान पेश किया गया, वो समाधान ये था कि म्यांमार को जोड़ने से फोरम त्रिपक्षीय नहीं होके क्षेत्रीय और बहुध्रुवीय दिखने लगे और बांग्लादेश के लिए संतुलन का तर्क जो है मजबूत हुआ। अब इसको लेकर बांग्लादेश काफी ज्यादा सतर्क हो गया। बांग्लादेश इस पूरे घटनाक्रम में फूक फूक कर कदम रखने की नीति अपना रहा है और इसके पीछे केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि घरेलू स्थिरता और दीर्घकालिक हित भी बांग्लादेश के जुड़े हैं। साथ ही चुनावी काल में कोई भी बड़ा विदेश नीति निर्णय अगर लिया जाता है तो आंतरिक ध्रुवीकरण जो है इसका बढ़ सकता है और इसलिए बांग्लादेश यह संदेश देना चाहता है कि विदेश नीति का फैसला जनादेश के बाद ही होगा। साथियों, भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा रिश्ते को लेकर भी बांग्लादेश बहुत सचेत है। भारत और बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ऊर्जा और कनेक्टिविटी का प्रमुख स्रोत है और सीमा सुरक्षा और आतंकरोधी सहयोगी भी। ऐसे में कोई भी कदम भारत विरोधी अगर ब्लॉक जैसा दिखे तो ढाका के लिए रणनीतिक जोखिम जो है बन सकता है। बांग्लादेश चीन, पाक के धुरी में भी फंसना नहीं चाहता है, वह यह जोखिम नहीं लेना चाहता है और चीन और पाकिस्तान की संयुक्त पहल में शामिल होने से रणनीतिक स्वायत्ता बांग्लादेश की कम हो जाएगी, ये उसको पता है। उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो है प्रभावित हो सकती है, ये भी बांग्लादेश को पता है। इसलिए बांग्लादेश की मल्टी अलाइनमेंट नीति जो है वो कमजोर पड़ गई है ना। मैंने कि बांग्लादेश को पता था कि अगर हम कहीं जुड़ेंगे तो हमारी जो नीति है बहुध्रुवीय, वो कमजोर पड़ सकती है और ढाका संतुलन चाहता है, किसी का बंधक नहीं बनना चाहता। साथियों, ढाका की जो सक्रिय भागीदारी के बिना ना तो त्रिपक्षीय और ना ही चतुर्पक्षीय फोरम आगे बढ़ सकता है और यह बयान साफ करता है कि बांग्लादेश इस पूरे समीकरण का पाइवोट स्टेट्स है। लेकिन अब पाकिस्तान भी शांत रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने एक नया गेम खेला और वो नया गेम था, वो था रोहिंग्यों का मुद्दा।
साथियों, पाकिस्तान ने फोर नेशन कार्ड को आगे बढ़ाने के लिए एक संवेदनशील, बहुत असरदार मुद्दे को सामने लाया और इसे एक रणनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया, जिसको हमने रोहिंग्या संकट कहा। जनवरी में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार के साथ कई दौरे की बातचीत की और म्यांमार यात्रा से पहले रोहिंग्या संकट पर ढाका की राय मांगी। और ये सामान्य शिष्टाचार बैठक नहीं थी, बल्कि पूर्व समन्वित कूटनीतिक संकेत था। पाकिस्तान ने इशारों इशारों में यह बताया कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाने और इस्लामिक देशों में समर्थन जुटाने पर म्यांमार के ऊपर नैतिक कूटनीतिक दबाव बढ़ाने जैसी रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। और यही वह मुद्दा है जहां बांग्लादेश को वर्षों से वैश्विक सहयोग की कमी महसूस हो रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं म्यांमार और रोहिंग्या के नाम पर बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक लालच पाकिस्तान दे रहा था। साथियों, रोहिंग्या संकट बांग्लादेश पर आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा का एक बोझ बना हुआ है। किसी भी बाहरी समर्थन से ढाका की मोलभाव क्षमता बढ़ती है और पाकिस्तान का प्रस्ताव फोर नेशन कार्ड को मानवीय आवरण यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कवर देता है, यानी कि रणनीतिक गठजोड़ को मानवाधिकार के एजेंडा से जोड़कर। रोहिंग्या मुद्दा यहां केवल मानवीय प्रश्न नहीं है, बल्कि कूटनीतिक सौदेबाजी का लीवर है। और पाकिस्तान जानता है कि अगर इस संकट पर मदद का भरोसा दिया जाए तो ढाका की सतर्कता थोड़ी नरम हो सकती है। अब असली परीक्षा यह है कि बांग्लादेश इस लालच को रणनीतिक अवसर मानता है या जोखिम भरी चाल। सर, चीन भी यहां दीर्घकालिक रणनीति खेल रहा है। फोर नेशन कार्ड अचानक नहीं पैदा हुआ विचार है। यह पिछले 3 वर्षों से चल रही चीन की रणनीतिक तैयारी का परिणाम है, जिसका मकसद दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। जून 2023 स्थान था कुनमिंग। चीन पाकिस्तान की बैठक हुई जहां नए क्षेत्रीय फोरम का प्रारूप पहली बार गंभीरता से उठा। ढाका में इसका प्रयास हुआ। बांग्लादेश को केंद्र में रखकर त्रिपक्षीय और चतुर्पक्षीय मॉडल की सहमति बनाने की कोशिश हुई। राजनीतिक सतर्कता के कारण ठहराव हुआ और कुआलालंपुर संवाद में एशियान लिंक जोड़ने की मंशा से इसको ठोस समर्थन नहीं मिला। ये सभी प्रयास बताते हैं कि बीजिंग पीछे हट नहीं रहा है, बस रूप बदल रहा है। और चीन का जो रणनीतिक लक्ष्य है वो लक्ष्य है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपनी पहुंच को बनाना। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का वो हिस्सा है जहां ऊर्जा मार्ग, समुद्री व्यापार, नौसैनिक पहुंच तीनों का संगम होता है। और चीन यहां सीधे सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक आर्थिक प्रवेश करना चाहता है। चीन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को काउंटर करना चाहता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए। और चीन का जवाब एक ऐसा क्षेत्रीय ढांचा जो भारत को इनडायरेक्ट बैलेंस करे बिना किसी खुले टकराव के। साथियों, दक्षिण एशिया में मल्टीपोलर दबाव बनाने की जो चीन की कोशिश है, उसका भी ये फोर नेशन कार्ड एक रास्ता है। चीन किसी एक देश को यहां आगे नहीं कर रहा है, बल्कि कई मध्यम शक्तियों को जोड़कर लॉस बट इफेक्टिव पावर वेव बनाना चाहता है। इससे भारत केंद्रित ना रहकर मल्टीपोलर दिखे। चीन का स्पष्ट सोच है कि आज फोरम नहीं तो कल नाम नहीं तो ढांचा तो बन जाए, औपचारिक नहीं तो अनौपचारिक बन जाए, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन जो है वो बदलना होगा। फोर नेशन कार्ड इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का लेटेस्ट अवतार है, जहां गति धीमी है पर दिशा बेहद स्पष्ट है। सर, फोर नेशन कार्ड को भारत लेकर क्यों इतनी चिंतित है, इस पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर यह फोर नेशन कार्ड भारत विरोधी पहल नहीं है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम इस फोर नेशन कार्ड के बारे में बात करें तो साफ तौर पर यह फोर नेशन कार्ड जो है वो भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने की एक कोशिश है। और यही वजह है कि नई दिल्ली के लिए इसे नजरअंदाज करना रणनीतिक भूल हो सकती है। यह पहल भारत के चुनौती देने से ज्यादा भारत के आसपास विकल्प खड़े करने की रणनीति है, यानी कि कॉन्टमेंट नहीं काउंटर वेट करने का। बांग्लादेश के साथ विश्वास निर्माण यानी कि इस पूरे समीकरण का जो पायवट है वो भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक बदलाव से दीर्घकालिक विश्वास बनाए रखना, व्यापार, ऊर्जा, ट्रांजिट और सुरक्षा सहयोग को डिपॉलिटाइज करना, अगर ढाका आश्वस्त रहता है तो किसी भी वैकल्पिक ब्लॉक की धार जो है वो कुंद की जा सकती है। साथियों, बिमस्टेक की अगर हम बात करें, जो कि बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में एक नेचुरल प्लेटफॉर्म है,
आज जरूरत है इस घोषणाओं से बाहर निकलकर प्रोजेक्ट डिलीवरी मोड में लाने की, ताकि क्षेत्र को दिखे कि इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म किसी नए फोरम से बेहतर काम कर सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को अपनी साझेदारी को जो है वो मजबूत करना हो। भारत को क्वाड से आगे बढ़कर मध्य और छोटी शक्तियों को जोड़कर इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वो काम करना होगा। किसी एक देश का वर्चस्व ना बने और मल्टीपोलर बैलेंस भारत के पक्ष में रहेगा। भारत के ईस्टर्न फ्रंटियर बांग्लादेश, म्यांमार और बे ऑफ बंगाल आने वाले वर्षों में भू राजनीतिक फोकस जोन रहेंगे और जरूरत इस समय है निरंतर संवाद की, समय रहते संकेतों को पढ़ने की और रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की। साथियों, फोर नेशन कार्ड भारत के लिए खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन रणनीतिक अलार्म जरूर है। जो देश अपने पड़ोस में भरोसा बनाए रखता है उसे किसी नए पावर ब्लॉक से डरने की जरूरत नहीं होती। भारत के लिए चुनौती नहीं, अवसर है कि वह क्षेत्रीय नेतृत्व को और विश्वसनीय बनाए। फोर नेशन कार्ड एक उभरती कूटनीतिक चाल है, ना कि तयशुदा एक गठबंधन, और इसका भविष्य पूरी तरह बांग्लादेश के चुनाव के बाद इसके रुख और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। और असली रणनीतिक खिलाड़ी चीन है या पाकिस्तान, ये समझ में आएगा। ये भी समझ में आएगा खिलाड़ी चीन है कि पाकिस्तान उसका मोहरा। तो इंतजार करना है 12 फरवरी के बाद का, और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि ये चाइना पाकिस्तान गठबंधन जो है क्या बांग्लादेश को अपनी तरफ लुभा पाएंगे या बांग्लादेश यहां से कन्नी काट ले जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। तो आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।